बेटा आखिरी लेक्चर में हमने समझा था कि किस प्रकार से इस भ्रूण कोश का निर्माण होता है। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इससे रिलेटेड है। देखिए बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिए आपको किसी आवृत बीजी पादप की मध्योत्तकी कोशिका में, आवृत बीजी पादप की मध्योत्तकी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या दे रखी है कितनी, 12, और पूछा है कि इनमें गुणसूत्र कितने होंगे वो बताइए। तो बेटा सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए क्या, कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें ये पता करना होता है कि कोशिका की गुणिता क्या है। कोशिका की गुणिता क्या है? गुणिता का मतलब है बेटा प्लॉइडी, वो n है या 2n है उसके आधार पे। तो आपको बोल रहा है कि मध्योत्तकी कोशिका में जो गुणसूत्र है बेटा वो 12 है। कितने हैं? 12। तो आपको इनमें पता करने हैं। तो ध्यान दीजिए इधर बेटा कि मध्योत्तकी कोशिका जो होती है वो बेटा पत्ती के अंदर पाई जाती है। और मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि आवृत बीजी पादप की हर एक कोशिका जो है वो द्विगुणित 2n होती है, क्योंकि वो स्पोरोफाइट का भाग होती है, स्पोरोफाइट का पार्ट होता है। अब ये क्या होता है स्पोरोफाइट, क्या होता है गैमेटोफाइट, तो ये चीज मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आवृत बीजी पादप की मुख्य प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। इसका मतलब सारी कोशिकाएं 2n है, सारी कोशिकाएं 2n है तो मध्योत्तकी भी 2n होगी। इसका मतलब सर मध्योत्तकी कोशिका जो होगी वो 2n फॉर्म में होगी, और 2n में कितने गुणसूत्र हैं? 12। अब आपको पता करना है कि ये जो कोशिकाएं हैं जिनमें पूछा है वो n है या 2n है। तो प्रतिव्यासांत अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कैसी होती है बेटा, n होती है। इसका मतलब ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएं n होगी, और n होगी तो n बराबर गुणसूत्र कितने होंगे? 12 डिवाइडेड बाई 2 कितने आएंगे? 6। तो इसमें कितने गुणसूत्र होंगे बेटा? सर इसमें 6 होंगे। अंड कोशिका की बात करें बेटा तो अंड कोशिका जो है वो भी n फॉर्म में पाई जाती है। इसका मतलब इसमें भी कितने होंगे? 6 होंगे। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, बेटा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो किस फॉर्म में पाई जाती है? 2n फॉर्म में पाई जाती है। और 2n जो है उसमें आपको बता रखा है कितने गुणसूत्र हैं? 12। और बेटा लघु बीजाणु की बात करूं तो ये n फॉर्म में पाई जाती है, तो इसमें कितने होंगे? 6। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा वो करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हमने लास्ट टाइम पे देखा था बेटा कि ये जो अंड समुच्चय होता है इसके अंदर तंतु उपकरण पाए जाते हैं। तो हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि तंतु उपकरण क्या होते हैं। तो तंतु उपकरण क्या होते हैं बेटा, इसको हम फिलीफॉर्म अपरेटस भी बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो फिलीफॉर्म अपरेटस जो है ये इनका निर्माण होता है किससे? तो इनका निर्माण होता है सहायक कोशिका की कोशिकीय स्थूलता से। कोशिकीय स्थूलता यानी इनकी जो झिल्ली होगी बेटा वो झिल्ली इस तरीके से थोड़ी मोटी हो जाएगी, और मोटी होने से इस तरह के संरचनाओं का निर्माण होता है। फिर उसके बाद आता है इनका काम क्या है। तो इनका काम है बेटा परागनली को अंड कोशिका की ओर, अंड कोशिका की ओर गाइड करना। क्योंकि आपको पता है बेटा जो परागनली आ रही है, ये भाई मान लीजिए वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है। इस अंडाशय में मान लीजिए ये जो है ये बीजांड है। अब जो परागनली आ रही है बेटा इस परागकण से, उसके पास आंखें तो है नहीं, उसको क्या पता किधर जाना है। तो बेटा यहां जब वो आती है तो उसको इसी तरीके से इस तरफ ही एंट्री करना है। इसको कौन इंश्योर करता है? तंतु उपकरण करता है। तो कई बार पूछा जाता है और कई बार आपको इसके क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या इतनी सी बातें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सर हमने देख लिया कि किस प्रकार से नर युग्मक यानी परागकण का निर्माण होता है जो आगे जाके नर युग्मक का निर्माण करता है, और किस प्रकार से मादा युग्मक का निर्माण होता है, ये हमने देख लिया।
तो हम पढ़ रहे थे बेटा कि निषेचन पूर्व घटनाओं में दो घटनाएं घटित होती है, एक तो युग्मक का निर्माण और दूसरा युग्मक का स्थानांतरण। तो यहां तक हमने युग्मक का निर्माण कैसे होता है उसको डिटेल में समझ लिया। आइए अब हम बात करते हैं किसकी, कि युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है। तो युग्मक का स्थानांतरण को समझने के लिए बेटा हमें समझना पड़ेगा दूसरा टॉपिक जिसे हम बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। बेटा युग्मक स्थानांतरण को पादप के अंदर एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं परागण, और बेटा इंग्लिश में इसी को ही हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो परागण क्या होता है बेटा, परागण होता है कि पुष्प के या किसी पादप के नर भाग से परागकण जो है बेटा वो मादा भाग पर पहुंच जाए। किसी पादप के नर भाग से परागकण जो है बेटा वो मादा भाग पे पहुंच जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देंगे बेटा, सर इस प्रक्रिया को आप बोलोगे परागण। तो क्या बोलेंगे हम कि नर भाग से परागकण का स्थानांतरण नर भाग से परागकण का स्थानांतरण मादा भाग पर हो उसे परागण कहते हैं। क्या बोला मैंने कि नर भाग से परागकण का स्थानांतरण मादा भाग पे हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब बेटा एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो परागण होता है, क्या बोलती है एनसीईआरटी, इधर ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो परागण होता है बेटा, ये जो पॉलिनेशन होता है बेटा, ये परागकण के सूत्र के आधार पर बेटा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। किसके आधार पे, पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है उसके आधार पे बेटा ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो सर ये होता है सबसे पहला स्वयुग्मन। क्या होता है सबसे पहला, स्वयुग्मन। बेटा दूसरा होता है ये सजात पुष्पी, और तीसरा होता है बेटा परनिषेचन। ध्यान रखिए बेटा ये जो 3 टाइप बता रहा हूं इसका आधार क्या लिया है हमने, परागकण का स्रोत। क्या स्रोत है परागकण का, उसके आधार पे 3 तरह का होता है, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी और परनिषेचन। बेटा स्वयुग्मन जो होता है इसको हम ऑटोगेमी भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम जिटेनोगेमी बोलते हैं बेटा, और इसको हम बेटा जीनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हम 1 बाय 1 इन तीनों को देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बेटा कि जो परागण होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो सर सबसे पहला होता है स्वयुग्मन, दूसरा होता है सर सजात पुष्पी, और तीसरा होता है सर, तीसरा कौन सा होता है, परनिषेचन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा स्वयुग्मन क्या होता है। मान लीजिए बेटा ये एक प्लांट है ना, ये एक प्लांट है, और इस प्लांट में मान लीजिए ये एक फ्लावर है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, एक फ्लावर है। इस फ्लावर में आपको ये जो है ये मादा भाग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इस फ्लावर के अंदर
अरे एक सेकेंड, 1 मिनट रुकना बेटा, इसको सही से बनाते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए, मान लीजिए एक फ्लावर है ना? ये उस फ्लावर का नीचे वाला पार्ट थैलेमस है और ये उस फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट है। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है? ठीक है, और ये मान लीजिए उस फ्लावर के रंग बिरंगे से पार्ट है। ठीक है, ठीक। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये उसका फीमेल पार्ट है ना, और ये उस फ्लावर का नर भाग है। ठीक है, तो स्वयुग्मन में क्या होता है बेटा, स्वयुग्मन में क्या होता है कि किसी एक पादप के एक पुष्प के, किसी पादप के एक पुष्प के नर भाग से परागकण उसी भाग के या उसी पुष्प के मादा भाग पे स्थानांतरित हो जाए। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा बेटा कि किसी एक पादप के एक पुष्प के नर भाग से या किसी पादप के पुष्प के नर भाग से परागकण उसी पुष्प के मादा भाग पे, सेम फ्लावर सेम है, फ्लावर चेंज नहीं हो रहा है, ना ही प्लांट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बेटा ए प्लांट है, उसका कोई एक फ्लावर है, उसके नर भाग से परागकण निकले और उसी फ्लावर के मादा भाग पे पहुंच जाए, तो इसे आप क्या बोलोगे बेटा, इसे आप बोलोगे स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। क्या बोलोगे, ऑटोगेमी। लेकिन बेटा कोई एक पादप है और उस पादप के पास 2 पुष्प है, उस पादप के पास मान लीजिए बेटा 2 पुष्प है। ठीक है, तो उस पादप के पास 2 पुष्प है बेटा, तो मान लीजिए ये ए पुष्प है और ये मान लीजिए आप बी पुष्प है। ठीक है, तो मान लीजिए बेटा किसी पादप के ए पुष्प से परागकण, किसी पादप के ए पुष्प से परागकण निकले और उसी पादप के अन्य पुष्प के मादा भाग पे स्थानांतरित हो जाए। भाई प्लांट सेम है, लेकिन उसके एक फ्लावर से परागकण निकला और उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे स्थानांतरित हो गया, तो इस तरह के परागण को आप क्या कहोगे बेटा, इसको बोलोगे आप सजात पुष्पी। क्या बोलोगे, सजात पुष्पी। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा बेटा कि किसी एक पुष्प के नर भाग से परागकण निकला और उसी पुष्प के मादा भाग में स्थानांतरित हो गया, तो इससे तो आपने इसको स्वयुग्मन बोल दिया। लेकिन बेटा किसी एक पादप के एक पुष्प के नर भाग से परागकण निकला और उसी पादप के अन्य पुष्प के मादा भाग पे स्थानांतरित हो गया, इसे क्या बोलेंगे बेटा, सजात पुष्पी बोलेंगे। और तीसरा आता है परनिषेचन। बेटा परनिषेचन में क्या होता है कि किसी एक प्लांट के नर भाग से परागकण निकले और किसी दूसरे प्लांट के मादा भाग पे स्थानांतरित हो जाए। एक प्लांट से निकला परागकण, यहां से एक प्लांट से निकला और दूसरे प्लांट के मादा भाग पे स्थानांतरित हो गया। ऊपर दोनों में आप देखोगे प्लांट सेम है, लेकिन इसमें प्लांट ही चेंज हो गया बेटा। तो इस तरह के परागण को आप क्या कहोगे बेटा, इस तरह के परागण को कहोगे परनिषेचन। क्या कहोगे आप, परनिषेचन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्वयुग्मन जो है इसमें प्लांट सेम है और फ्लावर भी सेम है। सजात पुष्पी के अंदर प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, और परनिषेचन जो है बेटा उसमें प्लांट ही चेंज हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम पहला तो हमने देखा ये जो तीनों टाइप है ये परागकण के सोर्स के बेसिस पे है, स्रोत के बेसिस पे। लेकिन अगर हम परागण को आनुवांशिकता
यानी जो आनुवांशिक पदार्थ है किस में सेम होगा और किस में अलग अलग होगा, उसके आधार पे देखे तो वो हमें दो तरह का दिखाई देगा। एक तो दिखाई देगा स्वपरागण और दूसरा दिखाई देगा बेटा पर परागण। अब क्या लगता है किन दो के अंदर आपको एक जैसे आनुवांशिक पदार्थ वाले युग्मक दिखाई देंगे? सर मुझे इसमें दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो नर युग्मक बनेगा और जो मादा युग्मक बनेगा वो किसी एक ही प्लांट में बन रहे हैं, ठीक है। और सर मुझे इसमें भी दिखाई देगा क्योंकि इसमें ये वाला फ्लावर आखिरकार है तो एक ही प्लांट का हिस्सा ना, तो इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा और इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो सेम होगा। क्योंकि दोनों में लगभग सेम आनुवांशिक पदार्थ है, यानी नर और मादा के सेम आनुवांशिक पदार्थ है, इसीलिए इसको हम स्वपरागण के अंतर्गत लेते हैं। और इसमें बेटा ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है, इसका आनुवांशिक पदार्थ अलग होगा और इसका अलग होगा, नर का अलग होगा, मादा का अलग होगा, क्योंकि दोनों का निर्माण अलग अलग प्लांट में हो रहा है। तो इसको हम किसके अंतर्गत लेते हैं बेटा? इसको लेते हैं परपरागण के अंदर, ठीक है। तो अगर हम स्वपरागण की डेफिनेशन देना चाहे तो हम क्या बोल देंगे? हम बोलेंगे कि किसी पादप के नर भाग से परागकण निकलकर उसी पादप के मादा भाग में आ जाए। अब चाहे तो वो सेम फ्लावर में आ रहा है, चाहे वो दूसरे फ्लावर में आ रहा है, लेकिन उसी प्लांट के मादा भाग में रहा है, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूं कि परागकण का स्थानांतरण सेम प्लांट में हो, सेम प्लांट में हो तो उसे स्वपरागण कहेंगे। लेकिन बेटा अगर स्थानांतरण अलग प्लांट में हो, अलग प्लांट में हो तो उसे हम परपरागण कहेंगे, ठीक है। अब स्वपरागण के वापस से दो टाइप बना सकते हैं हम। कौन कौन से? एक तो आप स्वयुग्मन बना सकते हो, एक सजात पुष्पी बना सकते हो, और दूसरा बेटा परपरागण जो है उसके अंतर्गत एक ही टाइप आएगा। कौन सा? परनिषेचन। तो चाहे तो आप ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, बातें सभी सेम ही आ रही होगी। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा बेटा परागण हम दो टाइप में बांट सकते हो, तीन टाइप में बांट सकते हैं। दो टाइप में बांटने के लिए हम कौन सा बेसिस ले रहे हैं? आनुवांशिकता, कि ये जो नर और मादा भाग है इनकी आनुवांशिकता अलग अलग है या सेम है। अगर सेम होगी तो उसे स्वपरागण, अलग होगी तो परपरागण। तो स्वपरागण की परिभाषा के लिए हमने क्या बोला कि किसी एक प्लांट के नर भाग से परागकण निकल के उसी प्लांट के मादा भाग पे आ जाए। प्लांट चेंज नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि जैसे ही प्लांट चेंज हुआ नर भाग की और मादा भाग की आनुवांशिकता अलग अलग हो जाएगी। तो किसी एक प्लांट के नर भाग से परागकण निकल के उसी प्लांट के मादा भाग पे आ जाए, इसे हम स्वपरागण बोलते हैं। लेकिन किसी एक प्लांट के नर भाग से परागकण निकला और किसी दूसरे प्लांट के मादा भाग पे आ जाए तो यहां दो अलग अलग प्लांट हो गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? परपरागण बोलते हैं। अब स्वपरागण के अंतर्गत वापस दो आ जाते हैं। कौन से? कि अगर भाई नर भाग से निकला, किसी एक प्लांट के नर भाग से निकला और उसी प्लांट के उसी पुष्प के मादा भाग में चला गया तो उसे स्वयुग्मन बोल देंगे। लेकिन किसी प्लांट के नर भाग से निकला और उस प्लांट के अन्य पुष्प के मादा भाग में चला गया तो उसे हम सजात पुष्पी बोल देंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी सजात पुष्पी के लिए एक लाइन बोलती है। क्या बोलती है एनसीईआरटी सजात पुष्पी के लिए लाइन? तो एनसीईआरटी बोलती है बेटा कि सजात पुष्पी जो होते हैं, सजात पुष्पी परागण जो है बेटा, उसको अगर आप देखोगे तो क्रियात्मक रूप से आपको लगेगा कि यार परागकण एक से निकल के दूसरे में जा रहा है। तो क्रियात्मक रूप से तो बेटा या फंक्शनली तो आपको लगता है कि वो परपरागण है। लेकिन बेटा अगर आप नर और मादा के युग्मक को देखोगे, उनके आनुवांशिक पदार्थ को देखोगे, तो आप नोटिस करोगे कि दोनों एक ही प्लांट के अंदर बने हैं। इसका मतलब दोनों का आनुवांशिक पदार्थ सेम होगा। तो आनुवांशिकता के आधार पे वो किसके अंतर्गत आएंगे बेटा? आनुवांशिकता के आधार पे बेटा वो, जेनेटिक मटेरियल के आधार पे बेटा वो किसके अंतर्गत आएंगे? स्वपरागण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। समझ आया क्या? हाँ या ना? तो अगर मैं सारी चीजें एक डायग्राम में समराइज करना चाहूं तो यहां ध्यान दीजिए बेटा, ये मान लीजिए दो प्लांट है, ये बी प्लांट है और ये ए प्लांट है, ठीक है। मैंने यहां पे एक फ्लावर बनाया,
और इस फ्लावर में मैंने ये, अरे रुकिए, ओह 1 मिनट रुकना बेटा, है ना। हाँ ध्यान दीजिए बेटा, इधर ये मान लीजिए मैंने एक फीमेल पार्ट बनाया इसमें, है ना। ठीक है भाई, ये फीमेल पार्ट बना दी। उसके अलावा बेटा मैंने यहाँ पे इस फ्लावर में एक मेल पार्ट भी बना दिया। ऐसे ही सेम मैंने बेटा इधर भी एक डायग्राम बनाया। इसमें मैंने ये मेल पार्ट बना दिया और बेटा ये फीमेल पार्ट बना दी, ठीक है। उसके अलावा बेटा मैंने यहाँ एक और फ्लावर बनाया और इस पे मैंने सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट बनाया, मेल पार्ट बनाया। और बेटा यहाँ पे जो दूसरा वाला प्लांट था, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर ये फ्लावर बनाया और यहाँ पे मैंने एक फीमेल पार्ट बना दिया। ध्यान दीजिए बेटा, अब ध्यान से देखिए कैसे हम एक ही डायग्राम में सारी चीजें देख रहे हैं। मैंने कहा बेटा किसी एक प्लांट के एक पुष्प के नर भाग से परागकण निकले और उसी पुष्प के मादा भाग पे आ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्वयुग्मन। इसे क्या बोलेंगे, स्वयुग्मन। इसको बोलते हैं हम ऑटोगैमी, ठीक है। लेकिन किसी एक प्लांट के एक पुष्प से परागकण निकले और उसी प्लांट के अन्य पुष्प के मादा भाग पे आ जाए तो इसे आप क्या नाम दोगे बेटा, इसे आप नाम दोगे क्या सर, इसे हम नाम देंगे सजात पुष्पी। क्या नाम देंगे, सजात पुष्पी। इसको हम जिटेनोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। और दोनों में अगर आप नोटिस करोगे तो बेटा ये जो नर युग्मक बन रहा है और जो मादा युग्मक बन रहा है वो एक ही प्लांट में बन रहे हैं। इसका मतलब इसका और इसका आनुवंशिक पदार्थ सेम होगा। यहां पर भी बेटा ये जो नर युग्मक बन रहा है, ये मादा युग्मक बन रहा है, ये सेम में बन रहा है। तो दोनों में क्योंकि एक ही प्लांट में बन रहा है इसीलिए हम इनको स्वपरागण के अंतर्गत लेते हैं। और बेटा मान लो किसी ए प्लांट के नर भाग से परागकण निकले और किसी बी प्लांट के मादा भाग पे स्थानांतरित हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे बेटा परनिषेचन। और इसमें क्योंकि अलग अलग आनुवंशिक पदार्थ के युग्मक है इसीलिए इसको हम किसके अंतर्गत लेते हैं बेटा, परपरागण के अंतर्गत लेते हैं। बोलो समझ में नहीं आया क्या, ये बातें आपको समझ में आई क्या, हाँ या ना। देखो बेटा इसको समझ में आया कि नहीं आया आपको, हाँ भाई समझ में आ गया आपको। तो स्वयुग्मन क्या होता है, सजात पुष्पी क्या होता है और परनिषेचन क्या होता है, तीनों क्लियर है, ठीक है। हम कब स्वपरागण बोलेंगे, कब परपरागण बोलेंगे, कब इनका यूज लेंगे, कब उनका यूज लेंगे, मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। अब बेटा यहां पे कुछ प्लांट में हमें स्वपरागण होते हुए दिखता है और कुछ में परपरागण होते हुए दिखता है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि उन प्लांट की क्या खास बात होगी जिनमें स्वपरागण होता है और उन प्लांट की क्या खास बात होगी जिनमें परपरागण होगी। तो यही बातें मैं यहां पे लिखवा रहा हूं बेटा कि जिन पादप में स्वपरागण होता है उनकी क्या खास बातें हैं, उनकी क्या विशेषता है। तो मैंने यहां लिख दिया स्वपरागण हेतु पादप में विशेषताएं, ठीक है। और दूसरा बेटा परपरागण हेतु पादप में विशिष्ट। बेटा स्वपरागण में ध्यान रखना कि स्वपरागण का मतलब है कि कुछ भी हो जाए परागकण जो है वो उसी पादप में रहना चाहिए। तो क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहला तो सर
जो विशेषता होनी चाहिए वो ये कि पादप जो है वो द्विलिंगी होना चाहिए। पादप जो है बेटा द्विलिंगी होना चाहिए, यानी बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अब बेटा पादप द्विलिंगी के दो मतलब निकल सकते हैं। क्या मतलब निकल सकते हैं, ध्यान दीजिए। पादप द्विलिंगी में बेटा ऐसा भी हो सकता है कि पुष्प एक लिंगी हो, और ऐसा भी हो सकता है पुष्प द्विलिंगी हो। कैसे सर? देखिए बेटा, मान लीजिए ये पादप है, इसमें ये पुष्प जो है वो नर वाला है और ये पुष्प जो है बेटा वो मादा वाला है। तो एक ही ए पादप पे नर भाग भी है, मादा भाग भी है, तो इसे आप द्विलिंगी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे सर। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पे ये पुष्प बेटा एक लिंगी है और ये पुष्प एक लिंगी है। तो पुष्प एक लिंगी हो उसके बावजूद भी पादप द्विलिंगी हो सकता है, उसका ये एग्जाम्पल दिख रहा है। और दूसरा बेटा, ये एक प्लांट है, मान लीजिए बी, बेटा इसके अंदर जो पुष्प है, इस पुष्प में नर भाग भी है और मादा भाग भी है, दोनों भाग है। तो पुष्प क्या हो गया बेटा? द्विलिंगी हो गया, और पादप भी क्या हो जाएगा? द्विलिंगी हो जाएगा। ठीक है, तो पादप द्विलिंगी में दो कंडीशन बन सकती है बेटा, पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। तो इससे क्या दिक्कत होती है सर? बेटा इससे मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया। कैसा सवाल आ गया? मान लीजिए आपके सामने ये सवाल आ गया कि कोई पादप, किसी पादप के अंदर, किसी पादप में नर एवं मादा एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, तो बताएं कि कौन सा परागण संभव नहीं है। और ऐसा ऑप्शन दे दिया आपको। अरे यार, चलिए मैं आगे लिख देता हूं इसके, है ना। यहां पे मान लीजिए ये ऑप्शन ए है स्वयुग्मन, ऑप्शन बी है सजात पुष्पी, ऑप्शन सी है बेटा परनिषेचन, और ऑप्शन डी है पर परागण। अब क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आया आपके सामने कि किसी पादप में नर एवं मादा एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है सर कि वो जो पादप होगा उसमें ये मान लीजिए एक नर एक लिंगी पुष्प है और ये एक मादा एक लिंगी पुष्प है। ठीक है बेटा, पादप तो द्विलिंगी होगा लेकिन दोनों जो है बेटा वो एक एक लिंगी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा परागण संभव नहीं होगा। तो क्या लगता है इसमें कौन सा संभव नहीं होगा? सबसे पहले नीचे से बात करते हैं। पर परागण संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। यहां से मान लीजिए परागण किसी और पे चला गया तो पर परागण हो गया। दूसरा बेटा, इसके आगे वाला जो ऑप्शन है उसमें अगर आपको देखेंगे पर निषेचन संभव है क्या? बिल्कुल संभव है, पर परागण को ही पर निषेचन बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बेटा सजात पुष्पी। अब सजात पुष्पी क्या होता है बेटा कि किसी एक फ्लावर से नर भाग, किसी प्लांट के एक पुष्प के नर भाग से परागण निकला और उसी पादप के अन्य पुष्प के मादा भाग पे आ गया, तो यहां से निकला और यहां आ सकता है, बिल्कुल सजात पुष्पी भी संभव है। लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जिसे हम स्वयुग्मन बोल रहे हैं बेटा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो एक पुष्प में नर भाग भी होना चाहिए और मादा भाग भी होना चाहिए। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर, समझ में आ गया। तो पहला, अगर स्वयं परागण करवाना है तो पादप हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? द्विलिंगी होना चाहिए। पादप हमेशा क्या होना चाहिए? द्विलिंगी। अगर एक लिंगी होगा पादप, इसका मतलब सारे पुष्प उसके अंदर एक लिंगी ही होंगे। पादप एक लिंगी का मतलब है कि उसके सारे पुष्प बेटा एक लिंग के ही होंगे,
चाहे तो वो नर के होंगे सारे या चाहे सारे मादा के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो पादप है इसमें कुछ तो नर के हो जाए और कुछ मादा के, क्योंकि फिर एक पादप पे नर भाग भी है मादा भाग भी है तो फिर तो वो द्विलिंगी कहलाएगा ना। पादप एक लिंगी का मतलब ये है बेटा कि सारे पुष्प सिर्फ एक ही लिंग के होंगे, ठीक है। तो स्वपरागण करवाने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो पादप क्या होने चाहिए बेटा? सर पादप द्विलिंगी होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? तो सर दूसरी कंडीशन है, क्या कंडीशन है सर दूसरी? तो बेटा दूसरी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए पादप द्विलिंगी हो गए, उसके अलावा और क्या होना चाहिए? तो दूसरी होनी चाहिए बेटा समकालिक परिपक्वता। अब समकालिक परिपक्वता क्या होती है? तो बेटा एक पुष्प के अंदर नर भाग भी है मादा भाग भी है, या एक पादप के अंदर नर भाग भी है मादा भाग भी है, अगर दोनों सेम समय पे परिपक्व होंगे, यानी जब परागकोश परागकण को रिलीज करेगा, स्फुटन होगा उसका और उससे परागकण निकलेंगे, उस समय ये वर्तिकाग्र परागकण को ग्राही लायक होनी चाहिए, ग्रहण करने लायक हो जानी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो वो परागकण गिरेंगे, ये ग्रहण ही नहीं कर पा रही है तो फिर परागकण वापस उड़ के कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो सेम समय पे जिस समय ये परागकण निकले उसी समय ये ग्राही भी होनी चाहिए, तो दोनों में समकालिक परिपक्वता पानी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं बेटा होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब है बेटा मेल और फीमेल दोनों एक ही समय पे परिपक्व हो रहे हैं। मान लीजिए बेटा मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम है कोमल और एक आदमी है जिसका नाम है राहुल, ठीक है। अब इसके 3 केस है। पहला केस कि कोमल की उम्र है 5 साल और राहुल की उम्र है 21 साल। दूसरा केस बेटा कोमल की उम्र है 21 साल और राहुल की उम्र है 5 साल। और तीसरा केस बेटा कोमल की उम्र है 21 साल और राहुल की उम्र भी है 21 साल। क्या लगता है पहले वाले केस में दोनों की शादी होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये सर कोमल तो छोटी सी है और राहुल तो बिल्कुल बड़ा सांड हो गया है, तो क्या दोनों का मैच हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब सर ये तो परिपक्व हो गया लेकिन ये नहीं हो सका, तो ये दोनों जो है ये समकालिक परिपक्वता के एग्जाम्पल नहीं है, इसीलिए बोलेंगे शादी नहीं होगी। फिर यहां दूसरा देखिए कोमल 21 साल की हो गई लेकिन राहुल जो है वो बेटा 5 साल का ही है, तो राहुल अभी अपरिपक्व है, कोमल परिपक्व है, तो दोनों ही सेम टाइम पे परिपक्वता नहीं है, इसका मतलब यहां पर भी नहीं होगी। लेकिन तीसरे वाले केस में देखिए बेटा कोमल की एज भी सही है राहुल की एज भी सही है, तो तीसरे वाले केस में इनकी शादी हो सकती है। ऐसे बेटा अगर आप उनका केस ले, किसका? पराग कोश का और वर्तिकाग्र का, तो 3 केस बन सकते हैं। तो तीसरे वाला जो केस होगा जिसमें दोनों परिपक्व होंगे वो वाला बिल्कुल सही होगा। और उस समय बेटा चांस से क्या होने के? सर उस समय चांस से क्या होने के? तो उस समय चांस बनते हैं बेटा स्वपरागण के, ठीक है। फिर और आगे देखें हम बेटा, तो आगे हमें तीसरा दिखाई देता है कि दोनों साथ साथ परिपक्व हो, उसके साथ साथ इन दोनों को पास पास में उपस्थित होना चाहिए। तो तीसरी विशेषता होनी चाहिए कि नर एवं मादा भाग पास पास उपस्थित हो, पास पास उपस्थित हो, ठीक है। और चौथा बेटा स्वपरागण के लिए पादप में ऐसे पुष्प पाए जाने चाहिए जो हमेशा ढके हुए हो। ऐसे पुष्प को बेटा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? ऐसे पुष्प को बेटा हम बोलते हैं अनुन्मील्य पुष्प। अनुन्मील्य पुष्प बेटा इंग्लिश में इनको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं बेटा? तो ऐसे फ्लावर जिनका नर भाग एवं मादा भाग, जिनका नर भाग एवं मादा भाग, या ऐसे फ्लावर जो हमेशा
आवृत रहे यानी ढके हुए रहे, ये बेटा खिलेंगे ही नहीं, ये आपको ऐसे अंदर के अंदर ही देखने को मिलेंगे, इनके नर और मादा भाग आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बेटा, अनुन्मील्य पुष्प या फिर क्लिस्टोगेमस। अब आप खुद सोच के देखो बेटा, कहीं बाहर से परागकण आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, अंदर का ही अंदर जाएगा। इसका मतलब 100% इनमें क्या होगा, स्वयं परागण होगा। तो अनुन्मील्य पुष्प के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे 100% स्वयं परागण होगा। और दूसरा बेटा, परागण कारक जो है बेटा, मान लो वो नहीं हो, तब भी 100% यहां पे बीज निर्माण होगा। अब सर ये परागण कारक क्या है? तो बेटा परागण कारक वो कारक होते हैं जो परागकण को यहां से यहां लेके जाते हैं। भाई परागकण के पास पांव तो है नहीं कि चला और इधर चला गया, नहीं है ना, तो इसका मतलब सर यहां से यहां ले जाने वाला कोई ना कोई होगा, उसे हम क्या कहते हैं, परागण कारक। तो बेटा अनुन्मील्य पुष्प में कोई कारक नहीं भी होगा, उसके बावजूद भी ये यहां पहुंचेंगे और उनमें परागण कारक की अनुपस्थिति पे भी 100% क्या बन जाएगा बेटा, बीज बन जाएगा। तो ये दो बातें आपको अनुन्मील्य पुष्प के बारे में ध्यान रखनी है। एक और बात ध्यान रखनी है बेटा, इसके उदाहरण। बेटा आप लोगों ने जीओसी पढ़ी है क्या? हाँ सर पढ़ी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं बोलूंगा बेटा अब आपको याद रखना है वीओसी। वीओसी क्या सर? वी फॉर वियोला, ओ फॉर ऑक्जेलिस और सी फॉर बेटा कॉमलिना। ठीक है, वीओसी, वियोला, ऑक्जेलिस और कॉमलिना, ये तीन ऐसे प्लांट हैं ये तीन ऐसे प्लांट है बेटा जिन पर आपको दोनों तरह के पुष्प देखने को मिलेंगे। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो नीचे की तरफ आपको ऐसे पुष्प देखने को मिलेंगे और ऊपर की तरफ आपको ऐसे खिले खिले से पुष्प देखने को मिलेंगे। जो खिले खिले से देखने को मिलेंगे बेटा वो अनावृत है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उन्मील्य पुष्प। और बेटा जो हमेशा के लिए बंद है, अनावृत है, तो उनको क्या बोलेंगे, अनुन्मील्य पुष्प। ठीक है, तो इन तीनों प्लांट के अंदर बेटा आपको दोनों टाइप के पुष्प देखने को मिलते हैं, वियोला, ऑक्जेलिस और कॉमलिना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जीओसी की जगह वीओसी, वी फॉर वियोला, ओ फॉर ऑक्जेलिस और सी फॉर कॉमलिना। इन तीनों के अंदर बेटा आपको उन्मील्य और अनुन्मील्य दोनों टाइप के पुष्प देखने को मिलते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, तो ये चार जो है बेटा कौन कौन सी, पहला तो बेटा स्वयं परागण के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए, तो पादप द्विलिंगी होना। अरे पादप क्या होना चाहिए बेटा, पादप होना चाहिए द्विलिंगी। ठीक है, जिससे स्वयं परागण होगा। दूसरा बेटा द्विलिंगी होने के साथ साथ पादप में नर और मादा भाग जो है वो एक समय पे परिपक्व होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्लावर में नर भाग भी है मादा भाग भी है, नर परिपक्व नहीं हुआ और मादा परिपक्व हो गई, तो भाई मादा तो कहीं और से परागण ले लेगी ना, इसका क्यों लेगी फिर। ठीक है, तो सेम टाइम पे परिपक्व होना चाहिए, तभी स्वयं परागण होगा। तीसरा बेटा नर और मादा भाग जो है वो फ्लावर में पास पास होने चाहिए, जितने ज्यादा पास पास होंगे उतने ही ज्यादा चांस बढ़ेंगे किसके, स्वयं परागण के। और चौथा होता है बेटा अनुन्मील्य पुष्प। अनुन्मील्य पुष्प ऐसे पुष्प जो हमेशा आवृत रहते हैं, ढके हुए रहते हैं, तो उनमें 100% क्या होगा, स्वयं परागण होगा और परागण की उपस्थिति में भी 100% उनके अंदर बीज बनेगा। उदाहरण क्या है बेटा उनके, तो उदाहरण है वीओसी, वी फॉर वियोला, ओ फॉर ऑक्जेलिस, सी फॉर कॉमलिना। अब बात करते हैं हम कि सर पर परागण के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पर परागण के लिए सबसे पहली विशेषताएं होनी चाहिए, देखो इसके विपरीत होगा क्या, कि पादप जो है वो क्या होना चाहिए, पादप एक लिंगी होना चाहिए। पादप एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट होने चाहिए। बेटा अधिकतर पादप आपको द्विलिंगी दिखते हैं, है ना, अधिकतर पादप क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड ही होते हैं बेटा जो एक लिंगी होते हैं। तो इसका उदाहरण अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या है सर इसका उदाहरण, बेटा इसका उदाहरण है पपीता।
ठीक है। अब एक लिंगी पादप का मतलब है कि पुष्प जो है वो 100% सारे कैसे होंगे, एक लिंगी होंगे। यानी किसी एक प्लांट के ऊपर या तो सिर्फ और सिर्फ नर वाले मिलेंगे या सिर्फ और सिर्फ मादा वाले मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक। तो ऐसा बोल ले पादप एक लिंगी है, तो अपने आप दिमाग में ये बात चला लेना कि इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सारे ही पुष्प एक ही लिंग के हैं, या तो सारे ही नर के हैं या सारे ही मादा के हैं। ठीक है। दूसरी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो बेटा हमने पढ़ा था यहां कि दोनों सेम टाइम पे परिपक्व होने चाहिए। इसमें विपरीत आ जाएगा क्या? असमकालिक परिपक्वता। बेटा दोनों अलग अलग टाइम पे परिपक्व होगा, तो जिस समय परागकोश परिपक्व हो जाएगा और वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं होगी, तो यहां के जो परागकण यहां गिरेंगे वो कभी जनन ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी ग्रो ही नहीं हुई है, परिपक्व ही नहीं हुई है। तो यहाँ के परागकण कहीं और चले गए, फिर जब ये परिपक्व हुई तो यहाँ परागकण ही नहीं बचे, तो कहीं बाहर से आएगा। बाहर से आया इसका मतलब पर परागण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। तीसरा बेटा, अगर मान लो अलग अलग टाइम पे परिपक्व नहीं हो रहे हैं, तो एक फ्लावर में उनकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। यानी यहां नर भाग हो गया तो मादा भाग इधर होना चाहिए, दोनों दूर दूर होने चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अलग अलग स्थान पर उपस्थित होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद बेटा हमने यहां फोर्थ पढ़ा था क्या कि इसके अंदर कौन से अनुन्मील्य पुष्प होने चाहिए, और इसमें बेटा उसका उल्टा हो जाएगा क्या? उन्मील्य पुष्प। उन्मील्य पुष्प क्या होते हैं बेटा? तो उसका जस्ट उल्टा, इसको हम चेस्मोगेमस फ्लावर के नाम से जानते हैं। चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं? तो बेटा ऐसे पुष्प जिसमें, एक सेकेंड, ऐसे पुष्प बेटा जिसमें नर और मादा भाग जो है वो ढके हुए ना हो, और जब ढके हुए नहीं होंगे तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि बाहर से परागकण यहां गिर जाए। क्या बनेगी? पॉसिबिलिटी बनेगी कि बाहर से परागकण यहां पे गिर जाए, है ना, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो उस केस में फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? पर परागण देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो सर आज आपने क्या पढ़ाया बेटा? मैंने आपको बताया परागण के टाइप के बारे में, कि अगर एक प्लांट के एक फ्लावर के नर भाग से परागकण निकल के उसी प्लांट के उसी फ्लावर के मादा भाग पे चला जाए तो स्वयुग्मन, लेकिन किसी एक प्लांट के एक फ्लावर के नर भाग से निकल के किसी दूसरे फ्लावर पे चला जाए, प्लांट सेम हो लेकिन फ्लावर अलग हो, तो उसे हम सजात पुष्पी बोलते हैं। और किसी ए प्लांट के नर भाग से निकलकर बी प्लांट के मादा भाग पे चला जाए तो उसे हम परपरागण बोलते हैं। बेटा आनुवांशिकता के आधार पर स्वयुग्मन और सजात पुष्पी स्वपरागण के अंदर आते हैं, और पर निषेचन जो है वो परपरागण के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या खास बात होनी चाहिए कि स्वपरागण होगा, क्या खास बात होनी चाहिए कि परपरागण होगा। ठीक है। तो यहां हमने देख लिया बेटा कि किस तरह से स्थानांतरण होता है। ठीक है, किस किस प्रकार का स्थानांतरण हमें देखने को मिल सकता है। अब बेटा जो परागण है उसके पास पांव तो है नहीं कि वो चल के जो है वो मादा भाग के पास पहुंच जाएगा, उनको कोई न कोई ले जाने वाला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, कोई न कोई ले जाने वाला होगा। तो जो ले जाने वाला होगा उसे हम बोलेंगे परागण कारक, पोलिनेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? पोलिनेटिंग एजेंट। तो किस किस के अंदर कौन कौन से टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं और किन फ्लावर के अंदर क्या विशेषताएं होती है उनके पोलिनेटिंग एजेंट के लिए, उसको हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है।